हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन लर्न आईएएस। तो हम 2020 में जीएस पेपर 4 का नेक्स्ट केस स्टडी डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी ने पूछा था। ठीक है, तो मैं ऊपर ऊपर से आपको केस स्टडी समझा देता हूँ। ये जो रामपुरा एक विलेज है, ठीक है, इसमें ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, और ये जो एरिया है रामपुरा, ये बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है और पॉवर्टी से घिरा हुआ है। यहाँ पर एग्रीकल्चर एक मेन सोर्स है, ठीक है, और स्मॉल लैंड होल्डिंग है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर माइनिंग एक्टिविटी भी होती है। एग्रीकल्चर है, स्मॉल लैंड होल्डिंग है और माइनिंग होती है। इसके बावजूद ये एरिया बैकवर्ड और पॉवर्टी पॉवर्टी से भरा हुआ है। यहाँ की जो माइनर गर्ल्स है वो काम पर जाते हैं। कहाँ पर काम पर जाते हैं? वो बीटी कॉटन के जो खेत है वहाँ पर काम करने के लिए जाते हैं नियर बाय स्टेट में। ये ध्यान दीजिए कि गर्ल जो है वो माइनर है, मतलब चाइल्ड अंडर क्या है, चाइल्ड लेबर के अंडर वो आती है। ठीक है, क्योंकि उनके जो फिंगर्स होते हैं वो छोटे और सॉफ्ट होते हैं, जिससे जो कॉटन होता है वो प्लग करने में आसानी होती है। इसकी वजह से उनको बीटी कॉटन फार्म्स में एम्प्लॉय किया जाता है। ठीक है, और उनको जो लिविंग कंडीशन है वो भी खराब है, वर्किंग कंडीशन वो भी खराब है। ठीक है, इसकी वजह से सीरियस हेल्थ इशू है माइनर वुमन को। ठीक है, वहाँ की जो एनजीओज है वो भी अपना काम ढंग से नहीं कर रही, वो भी उनको हेल्प नहीं कर रही और वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के साथ और वहाँ की डेवलपमेंट के साथ हमको डिस्कस करना है। ठीक है, तो फिर से समझा देता हूँ कि एक ट्राइबल पॉपुलेशन का विलेज है जो पॉवर्टी और बैकवर्ड से घिरा हुआ है। वहाँ पर माइनिंग भी होती है, ये सब होता है, उसके बावजूद वो एरिया बैकवर्ड और पॉवर्टी से भरा हुआ है। वहाँ की जो माइनर गर्ल्स है वो काम खेत के लिए काम में जाती है, बीटी कॉटन में वो अपने जो काम है वहाँ पर करती है, लेकिन वहाँ की वर्किंग कंडीशन खराब है, हेल्थ इश्यूज है। ठीक है, चाइल्ड लेबर में भी वो इन्वॉल्व है क्योंकि वो माइनर गर्ल्स है। ठीक है, तो इन सारे कंडीशन के साथ हमको डिस्कस करना है ये केस स्टडी। ठीक है, जब भी आपको टाइम मिले ये डिस्कस, मतलब ये पढ़ लेना केस स्टडी। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन देखते हैं कि क्या हमको एड्रेस करना है। सबसे पहले इस केस स्टडी में हम जो है वो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ दैट विलेज। ठीक है, तो हमको तीन पार्ट डिस्कस करने हैं। सबसे पहला डिस्कस करना है कि इस केस स्टडी में इथिकल इश्यूज कौन से इन्वॉल्व है। ठीक है, सबसे पहला पार्ट इथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन दिस केस स्टडी। सेकेंड पार्ट होगा कि स्टेप्स वी नीड टू टेक फॉर माइनर गर्ल्स, जो माइनर गर्ल्स वहां पर बीटी कॉटन खेतों में काम कर रही है उनके लिए हम स्टेप्स कौन से लेंगे। और थर्ड पॉइंट होगा हमारा, थर्ड आंसर होगा स्टेप्स फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चन हमको डिस्कस करने हैं इस केस स्टडी के लिए, लेकिन हमको ये ध्यान में रखना है कि हम कौन है, हम इस केस स्टडी में खुद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन गए। ठीक है, कहीं पर बनो भी या ना बनो, लेकिन केस स्टडी में इथिक्स वाले भी बना ही देते कलेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले, उससे पहले आंसर लिखने से पहले आपको दो तीन चीजें बता देता हूं मैं कि सबसे पहले कि इस केस स्टडी में इश्यूज कौन से बड़े इन्वॉल्व है। ठीक है, सबसे पहले पॉवर्टी और बैकवर्डनेस जैसे हमने देखा। दूसरा इश्यू ये है कि जो यूथ है वो माइग्रेट करते इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए। चाइल्ड लेबर भी इन्वॉल्व है क्योंकि माइनर गर्ल्स जो बीटी कॉटन खेत है वहां पर काम कर रही है, उनकी जो कंडीशन है वो खराब है, इसलिए चाइल्ड हेल्थ इशू ये भी एक फैक्टर है। एनजीओ वहां पर जो है वो अपना रोल परफॉर्म नहीं कर रही। माइनिंग भी वहां पर हो रही है लेकिन उससे डेवलपमेंट नहीं आ रही, तो माइनिंग का पैसा जा कहाँ रहा है। ठीक है, वेलफेयर प्रोग्राम जो है वो अच्छे से रन नहीं कर रहे ट्राइबल एरियाज में। तो ये सारे फैक्टर्स है, इश्यूज दिए हुए हैं, तो इससे हमका क्वेश्चन को टैकल करने में आसानी होगी और कुछ भी पार्ट मिस नहीं होगा। ठीक है, या ये आपको आंसर में नहीं लिखना है। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दे रहा हूं। तो ओवरऑल क्रक्स क्या है इस केस स्टडी का? ओवरऑल क्रक्स ये है कि दो इश्यू कॉम्प्रोमाइज है, एक तरफ इकोनॉमिक जस्टिस और दूसरी तरफ सोशल जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस मतलब उनको पॉवर्टी और बैकवर्डनेस से घिरा हुआ है, माइनिंग के पैसे उनको डेवलपमेंट मिल नहीं रही, वहां की लैंड होल्डिंग छोटी है। सोशल जस्टिस कैसे? वहां की जो वुमन है वो चाइल्ड लेबर के अंडर वो जो है वो क्राइम हो रहा है। ठीक है, और बाकी सारे इश्यूज इन्वॉल्व है, तो मतलब ओवरऑल इकोनॉमिक जस्टिस और सोशल जस्टिस इसके स्टडी में कॉम्प्रोमाइज है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन को टैकल करते हैं। तो सबसे पहला कि व्हाट आर द इथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन केस स्टडी। ठीक है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन डिस्कस आए कि इथिकल इश्यूज कौन से इन्वॉल्व है और जहां पर बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स होंगे, तो आंसर लिखने से पहले आप स्टेक होल्डर्स लिख लो ऐसे। ठीक है, तो इससे आपका जो आंसर में लिख लो वहां पर दिखा दो कि आपने सारे स्टेक होल्डर को कंसिडर किया है। इससे एग्जामिनर को लगेगा कि आपने सारे स्टेक होल्डर को कंसिडर किया है और आंसर लिखने में आपका कोई भी स्टेक होल्डर मिसिंग नहीं होगा। तो स्टेक होल्डर कौन से है? वहां की ट्राइबल पॉपुलेशन, यूथ, माइनर गर्ल्स और उनके पेरेंट्स, वल्नरेबल सेक्शंस, वुमेन्स, वहां पर एनजीओज भी है और माइनिंग इंडस्ट्रीज भी है, वहां पर लेबर कॉन्ट्रैक्टर भी है जो बीटी कॉटन में गर्ल्स को एम्प्लॉय कर रहे हैं, वहां के बीटी फार्मर्स भी है। ठीक है, और ये भूलना नहीं है, खुद को नहीं भूलना है। आप डीसी है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, मतलब गवर्नर मशीनरी भी वहां पर इन्वॉल्व है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इथिकल इश्यूज कौन से इन्वॉल्व इस केस स्टडी में। सबसे पहले है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। जब भी आप केस स्टडी डिस्कस करो तो सबसे पहला आर्टिकल्स और कॉन्स्टिट्यूशन के
जो वायलेशन हुए उसको आप सबसे पहले कंसिडर करो। तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स को जो वायलेट हो रहा है आर्टिकल 21, ठीक है, क्योंकि इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो रही, वहां पर डेवलपमेंट इग्नोर है, और हेल्थ इश्यूज की वजह से आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ जो है वो वायलेट हो रहा है। और क्या वायलेट हो रहा है, चाइल्ड लेबर के अंडर जो चाइल्ड लेबर एक्ट है वो भी यहाँ पर वायलेट हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक इथिकल इशू है। पॉलिटिकल इथिक्स, ये भी इशू कॉम्प्रोमाइज है, क्योंकि गवर्नमेंट वहां पर खुद है, लेकिन गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो हमने चुन के दिए जाते हैं, उनका काम होता है कि डेवलपमेंट लेके आना, लेकिन वहां पर फेल्यूर ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरीज हुए, क्योंकि वहां पर सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस जो है वो इंश्योर नहीं हो पा रहा, लोगों की हेल्थ खराब हो रही है, तो प्रशासन क्या सो रहा है क्या, ठीक है। तो ये एक इशू इन्वॉल्व है, इथिकल इशू। दूसरा इशू ये है कि वॉइस टू वॉइसलेस इज कॉम्प्रोमाइज। क्यों, क्योंकि एनजीओ जो होता है उनको फिफ्थ पिलर कंसिडर किया जाता है, मीडिया फोर्थ पिलर, और एनजीओ जो होता है वो फिफ्थ पिलर कंसिडर किया जाता है डेमोक्रेसी का, लेकिन वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा। तो जो इनइक्वालिटी है वो वहां पर बढ़ती जा रही है, ठीक है। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स एंड वायलेशन ऑफ लॉ, कैसे, आपको पता है कि वहां पर प्रोविजन है कि चाइल्ड लेबर जो एक्ट है वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है, वहां पर माइनर गर्ल्स को एम्प्लॉय किया जा रहा है हैजर्डस एक्टिविटीज में, ब्यूटी कॉटन, इन सारी चीजों में, ठीक है। और वहां पर जो एक्ट होता है मिनरल्स और माइंस डेवलपमेंट एक्ट 1957, इसके अंडर आपको डिस्ट्रिक्ट मिनरल डेवलपमेंट फंड एस्टेब्लिश करना पड़ता है, ताकि माइनिंग से जो भी वहां पर एनवायरमेंटल हैजर्ड हुआ है वो पैसे से आप इस फंड के हिसाब से वहां पर डेवलपमेंट लेके आओ, आप वहां पर माइनिंग एरिया में डेवलपमेंट लेके आओ। लेकिन मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स की वजह से ये फंड ना तो यूटिलाइज हो पा रहा है, ना ही अच्छे से यूटिलाइज हो पा रहा है, तो इसकी वजह से वहां पर डेवलपमेंट नहीं आ पा रही। ये एक इथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि केस स्टडी में दिया है कि वहां पर जो वेलफेयर स्कीम है ट्राइबल के लिए वो अच्छे से रिजल्ट नहीं दे पा रही। तो रिजल्ट क्यों नहीं दे पा रही, क्योंकि उनका इंप्लीमेंटेशन पुअर है, सोशल ऑडिट नहीं हो पा रही होंगी, इसकी वजह से मतलब वहां के प्रशासन में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ठीक है। ह्यूमंस आर ट्रीटेड एज एंड्स इन देमसेल्फ, एज पर गांधी जी कहते हैं कि जो ह्यूमंस होते हैं उनको ट्रीटेड एज एंड्स नहीं करना चाहिए, ट्रीटेड एज एंड्स करना चाहिए। बिकॉज वहां पर क्या कर रहे हैं, वहां पर जो माइनर गर्ल्स है वो एम्प्लॉय हो रहे हैं, मतलब उनको एज अ प्रॉफिटेबिलिटी के लिए उनको ट्रीट किया जा रहा है, मतलब वुमेन्स आर यूजिंग एज अ मीन्स नॉट एज एंड्स इन देमसेल्फ, ठीक है। साइकोलॉजिकल बर्डन, ये इथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है, क्योंकि यूथ जो है वो माइग्रेट करता है दूसरी सिटीज में ताकि उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिल पाए, क्योंकि वहां पर लैंड होल्डिंग छोटी है, एग्रीकल्चर सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है। और इसके लिए उनका जो यूनिक ट्राइबल कल्चर है वो लॉस्ट हो रहा है, उनका सेंस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी वो भी स्टेक हो रहा है। और जो बच्चे जब पेरेंट्स से दूर जाते हैं तो पेरेंट को भी डिस्ट्रेस होती है, और बच्चों को भी सिटी में अकेले रहना पड़ता है, उनको भी डिस्ट्रेस होती है, तो उनको साइकोलॉजिकल बर्डन है। तो ये इतने सारे इथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे कि हम माइनर गर्ल्स है उनको, उनके लिए क्या स्टेप ले सकते हैं। तो आप सबसे पहले शॉर्ट टर्म स्टेप्स वो कंसीडर कीजिए, फिर लॉन्ग टर्म और मीडियम स्टेप, ऐसे आंसर आपका ज्यादा सिंप्लीफाइड हो जाएगा, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म स्टेप्स हम कौन से लेंगे, सबसे पहले इमीडिएट स्टेप होंगे कि माइनर गर्ल को वहां से फील्ड से विड्रॉ किया जाए और उनको रिहेबिलिट किया जाए, ठीक है, विथ हेल्प ऑफ एनजीओज। उनको मेडिकल चेकअप की भी जरूरत होगी, क्योंकि उनकी हेल्थ कंडीशंस खराब है, वहां पर लंग डिसऑर्डर तो नहीं हो रहा, उनको ये भी स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी इमीडिएटली, ठीक है। उनको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग देनी पड़ेगी, हेल्थ, पॉवर्टी और माइग्रेशन की वजह से उनको जो डिस्ट्रेस हुआ है, और आपको पता है कि डिस्ट्रेस की वजह से जो हेल्थ है वो ज्यादा डिटरेट होती है। तो आपको ये भी फैक्टर नहीं भूलना कि फिजिकल हेल्थ के साथ साथ साइकोलॉजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ का भी उनको काउंसलिंग मिलनी चाहिए। और जो कल्प्रिट है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, जो एम्प्लॉय कर रहे हैं चाइल्ड को, तो चाइल्ड एक्ट का वायलेशन हो रहा है, ठीक है। तो हम लॉन्ग टर्म और मीडियम स्टेप क्या लेंगे, सबसे पहले एनजीओ को बोलेंगे, एनजीओ की हेल्प लेंगे कि जो गर्ल्स हमने रिहेबिलिट किए उनको अल्टरनेट रेवेन्यू दिया जाए, ठीक है, ताकि वो फिर से वहां पर जाके काम ना करे। प्रॉपर काउंसलिंग हो पेरेंट्स के साथ, ताकि ऐसे इंसिडेंट को फ्यूचर में होने से रोक सके, और उनको अवेयरनेस किया जाए कि चाइल्ड लेबर एक्ट होते हैं ऐसा वगैरह से, ठीक है। हमको मतलब ओवरऑल कम्युनिटी पॉलिसिंग करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम सुझाव दे सकते हैं कि पीरियोडिक सुपरविजन हो, ताकि जाके रेड किया जा सके, सरप्राइज विजिट हो, ताकि आगे भी ऐसे रंगे हाथ पकड़ा जा सके, ठीक है। ओवरऑल जो रूट कॉज है उसको हमको एड्रेस करना है, पॉवर्टी, डेवलपमेंट, ठीक है। तो हमने ये स्टेप डिस्कस के लिए कि माइनर गर्ल्स के लिए स्टेप्स क्या होंगे, लेकिन क्वेश्चन का थर्ड पार्ट ये है कि हम ओवरऑल स्टेप्स क्या लेंगे कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाए उस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है। तो सबसे पहले हमको एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। जो माइनर गर्ल्स हमने वहां से निकली है उनको एजुकेशन मिलना, ये हमारा सबसे पहला फैक्टर होना चाहिए। उन सारे की सारे गर्ल्स का एज अ डीएम आप एडमिशन करा दो स्कूल में, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट उनको देनी चाहिए, ताकि कोऑपरेटिव फॉर्म हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्म हो, और एनजीओज और फर्म्स की हेल्प लो, ताकि उनको खुद का रेवेन्यू मिल सके और वो चाइल्ड लेबर एक्ट में इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। एक्सपांडिंग मार्केट, हम टेक्नोलॉजी का सहारा लेंगे, ताकि जैसे अमेजॉन, महिला एआर, ताकि ट्राइबल्स वहां पर एम्प्लॉय हो, उनके जो प्रोडक्ट्स है, बाम्बूज वगैरह, माइनर प्रोडक्ट्स,
वो आप सेल कर सको और उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिल सके और ओवरऑल रीजन की डेवलपमेंट हो सके। फंडिंग भी हमको करनी पड़ेगी, सस्टेनेबल माइनिंग होनी चाहिए वहां पर, ठीक है, एनवायरमेंट को नुकसान नहीं होना चाहिए, ट्राइबल राइट जो है वो भी वायलेट नहीं होनी चाहिए और इन्फॉर्म कंसेंट होनी चाहिए माइनिंग के लिए। माइनिंग से पहले ट्राइबल की जो टेक्निक्स है वो अंडरस्टैंड कर लो और जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड होते हैं उसको यूटिलाइज करो आप, ठीक है। एग्रीकल्चर वहां पर सस्टेनेबल होना चाहिए, ट्राइबल स्पेसिफिक होना चाहिए। आपको पता है ना ट्राइबल स्पेसिफिक एग्रीकल्चर होता है। लैंड वहां पर छोटी है तो आप लैंड कंसोलिडेशन कीजिए, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग आप सेक्टर ट्राइबल के लिए एस्टेब्लिश कीजिए, उनके जो हनी होते हैं वो उसको प्रोसेस कीजिए, हनी प्रोडक्ट बनाइए। आप वाइन जो होती है उनकी टेक्निक यूज कीजिए, वाइन प्रोडक्ट्स बनाइए, तो इससे उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिलेगी और डेवलपमेंट आएगी ओवरऑल, ठीक है। टूरिज्म को भी हम प्रमोट कर सकते हैं, जैसे कि हम फोकस करेंगे कि ट्राइबल फेस्टिवल पर फोकस करेंगे, जैसे नागास की जो फेस्टिवल्स होते हैं उससे लोग उन पर प्रभावित होंगे। उनके डांस फॉर्म को हम पॉपुलराइज करेंगे, आर्ट क्यूजिंग मतलब फूड उनके बेवरेजेस को हम प्रमोट करेंगे ताकि ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ सके, ठीक है। तो हमने इस केस स्टडी के तीन के तीन फैक्टर्स अच्छे से डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो ये था आज के डिस्कशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। कल से हम जीएस पेपर 3 का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, सारे के सारे 2020 मेंस के क्वेश्चन जीएस पेपर 3 के डिस्कस कर लेंगे। आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।